तो हमने आज स्टार्टिंग करनी है बढ़िया से, एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे हम सारी इंडियन इको को रिवाइज करेंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है ना वो प्रॉपरली हाईलाइट करके फटाफट से चलते हैं। अगर हम देखें इस चैप्टर में हमें सबसे पहले ये सीखा था कि ब्रिटिश जो यहाँ पे रूल कर रहे थे वो कब से हम देख सकते हैं 1757 से, और 1757 से हम कह सकते हैं देयर वाज द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्योंकि 1757 में क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी से ही आप कह सकते हो हमें देखने को मिलता है कि हाँ ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया था, एडवेंट कर लिया था। लेकिन ये ऑलमोस्ट 190 ईयर्स तक चल गया। ठीक है सर, उस 190 ईयर्स में हमने बहुत कुछ क्या किया है, एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस को विटनेस किया है। तो हमने वही सब देखना है कि इकोनॉमी में क्या अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे। बट पहले देखते हैं कि इसके पहले तक, उनके आने से पहले हमारी कंडीशन कैसी थी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर देम, बिफोर दे अराइव, तो हमें कुछ चीज मिलती है बिफोर इट। हमें क्या क्या दिखता था? तो पहली बात, वी वर सेल्फ रिलायंट। तो सेल्फ रिलायंट का मतलब ये होता है कि हमारी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट थी, बिकॉज फूड ग्रेन की प्रोडक्शन करते थे। मेजोरिटी लोग किसमें थे, एग्रीकल्चर में। तो हम एक और बोल सकते हैं वी वर एग्रेरियन। तो हम एग्रेरियन भी थे। और इस चीज को अगर हम लेके आगे चले तो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी हमारी बन गई। अच्छा, एग्रीकल्चर पे तो डिपेंडेंट थे इसलिए एग्रीरियन बोलते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में हम फोकस किस पे करते थे, सबसिस्टेंस या कमर्शियल? हम सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, फूड क्रॉप ग्रो करते थे सेल्फ कंजम्पशन के लिए। नेक्स्ट हमारी जो थी, हम कह सकते हैं वी वर क्वाइट फेमस फॉर आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड वाइड मार्केट में हमारी एक अच्छी रेपुटेशन थी। तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज काफी फेमस थी, बिकॉज हमारे क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल बड़ा अच्छा होता था, क्राफ्टमैनशिप बड़ी अच्छी होती थी। तो आप ये कह सकते हो कि बिफोर देम वी वर क्वाइट अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरस इसलिए बिकॉज हमारी ग्रोथ रेट अच्छी थी, वर्ल्ड इकोनॉमी का अच्छा खासा शेयर हमारे पास था। तो अब इसलिए कह सकते हो कि वी वर हैविंग अ गुड इकोनॉमिक अफेयर। लेकिन जैसे ही वो आए तो उनका कुछ इंटेंशन था। तो आपसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट वाज द इंटेंशन। तो इंटेंशन में आपके पास दो पॉइंट्स आते हैं। पहला, फर्स्ट मोटिव क्या था, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट लो रेट्स, और सेकंड था टू सेल द ब्रिटिश फिनिश गुड्स इन इंडिया एट हायर प्राइसेस। रीजन पता है क्या था, कि उनकी इंडस्ट्री में चल रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो जब वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते थे, अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना चाहते थे, तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए। अब ब्रिटेन जो है वो एक बहुत ज्यादा अच्छी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है, तो उनके पास रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है। तो उनको किसी ना किसी कंट्री से रॉ मटेरियल चाहिए। उनको ये समझ में आया इंडिया एक काफी अच्छी प्रोडक्शन वाली एरिया है, जहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छा है, मोस्टली पीपल एग्रीरियन है, तो फिर ये हम कर सकते हैं। तो उन्होंने इंडिया में अप्रोच करना शुरू करा, और उन्होंने हमें एक मियर सप्लायर बना दिया ऑफ द रॉ मटेरियल। तो वी वर एक्सपोर्टिंग ओनली रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सेकेंड, अगर बात करें कि हमारे यहाँ पे उनको एक चीज और दिखाई दी कि यहाँ पे कोई भी मशीन मेड फैक्ट्री है ही नहीं। अगर मशीन वाली फैक्ट्रीज होती जहाँ पे प्रॉपर मशीन मेड गुड्स बनते तो वो कंपटीशन आता। बट उन्होंने देखा यार ये तो हाथ से बना रहे हैं, इनके पास मशीन वगैरह कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज का सामान सीधा यहाँ बेचना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने ब्रिटेन से ही सामान यहाँ पे बेचना शुरू कर दिया। तो सेकेंड वॉज टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये दो चीजें आती है, तो इसको बोलते हैं ट्विन मोटिव। क्या बोलेंगे, ट्विन मोटिव। अच्छा, अब इनके लिए उन्होंने क्या करना शुरू करा, सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे पहले बात ये आती है कि हमारे पास जो सिस्टम था वो ये था कि सब अपने खुद के ओनर्स हैं। बट उन्होंने आते ही सबसे पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम बदला, और उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया जिसका नाम क्या था, जमींदारी सिस्टम। आप इसको जमींदारी सिस्टम से भी याद रख सकते हो, या यू कैन कॉल इट लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसमें जो लैंड के ओनर्स की तरह रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करे गवर्नमेंट ने, उनका नाम क्या रख दिया, जमींदार। तो ये जमींदार अपॉइंट किसने करे थे, गवर्नमेंट ने। ये बन जाएंगे जमीन के रखवाले या मालिक। और जो जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो पीजेंट्स होंगे, यानी कि वो कल्टीवेटर्स होंगे।
और उनको अपनी प्रोडक्शन करने के बदले में जमींदार को क्या देना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा, और उस लैंड पे लगने वाले टैक्स को बोलते हैं लगान। ठीक है, तो वो लैंड रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट कर लेते थे, और एट द एंड ऑफ द डे वो टैक्स किसके पास जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो ये सिस्टम बना दिया था। अब दिस वाज क्वाइट एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर। आपसे जब भी जमींदारी की बात करेंगे आप ये तो लिख देते हो कि जमींदार ओनर थे, वो उनसे टैक्स लेते थे, बट आप ये भी मेंशन करो कि टैक्स का रेट इतना ज्यादा हाई हो जाता था और जमींदार इतने ज्यादा आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट होते थे कलेक्ट करने में, कि तो जो प्रोडक्शन बच जाती थी ना, सरप्लस बचता था फार्मर्स के पास, वो उनकी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए भी फुलफिल नहीं होता था। यानी कि इतना इनसफिशिएंट क्वांटिटी बचती थी कि वो बहुत मिजरी में रहते थे, वो अपनी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं कर पा रहे। जो खुद ग्रो कर रहे हैं वो अपने आप के लिए खाने के लिए नहीं जोड़ पा रहा, कितना गलत है। तो ये काफी पावर्टी लेके आया था हमारे पास। सेकंड अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे इन्होंने कमर्शलाइजेशन बहुत प्रमोट कर दिया। हम करते थे सब्सिस्टेंस फार्मिंग बहुत बढ़िया वाली, ये किस पे फोकस कर रहे हैं, कमर्शलाइजेशन पे। अब कमर्शलाइजेशन का लॉजिक क्या होता है कि सर यहाँ पे आपको कैश क्रॉप ग्रो करनी है। हम करते थे फूड क्रॉप, बट उन्होंने हमें शिफ्ट किस पे कर दिया, कैश क्रॉप पे। कभी प्राइस का लालच देके तो कभी फोर्स करके, तो धीरे 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 भी मूव ऑन टू कैश क्रॉप। जैसे हम क्या ग्रो करने लगे थे, कॉफी हो गया, इंडिगो हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया। अब इस सब से ये हुआ कि यहाँ पे फूड की शॉर्टेज होने लग गई। देयर वर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स आल्सो, तो ये भी एक सिचुएशन आती है। नेक्स्ट अगर हम लेके चले तो आफ्टर जमींदारी एंड कमर्शलाइजेशन आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी थी वो क्या थी, लो। तो वी विटनेस क्वाइट अ लो प्रोडक्टिविटी। क्यों लो प्रोडक्टिविटी थी, एक इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, और दूसरा हमारी इरिगेशनल फैसिलिटीज नहीं थी। कोई भी गवर्नमेंट हो चाहे ये जमींदार हो, कोई भी लैंड की इंप्रूवमेंट पे कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा था, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इधर वहां पे इरिगेशन की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, हम मॉनसून पे डिपेंडेंट है, और उस वजह से काफी बैकवर्ड तरीके से प्रोडक्शन कर देते और प्रोडक्टिविटी क्या थी, लो। ये तीन रीजन होता है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की परफॉर्मेंस क्या थी, स्टैग्नेंट। हम क्या बोलेंगे इसको, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जब आपकी प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही होती, आपकी प्रोडक्शन क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन रुक चुकी है, बढ़ नहीं रही है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमको एक चीज दिखती है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। क्या वो चाहते थे कि हमारे साथ बढ़िया काम करें, उन्होंने हमेशा ही क्या करा है, डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो अब ये मान के चलो कि उनकी टैरिफ पॉलिसी, मैं ऐसे लिखता हूं, जो उनकी टैरिफ पॉलिसी थी वो फेयर थी या नहीं थी, आप बताना मुझे, मैं आपको बताता हूं। वो हाई टैक्स लगाते थे अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे फाइनल गुड्स। तो अगर इंडिया फाइनल गुड्स एक्सपोर्ट करेगा तो हाई टैक्स लग जाएगा, तो हमारा सामान कौन खरीदेगा, कोई भी नहीं। इसकी वजह से फॉरेन डिमांड गिर गई। हाई टैक्स लगा देंगे, सॉरी हम लो टैक्स लगा देंगे अगर आप क्या करने वाले हो, एक्सपोर्ट करने वाले हो रॉ मटेरियल। अच्छा, किसी दूसरी कंट्री को भेजते हैं तो कम ही है, लेकिन यूजुअली पता है क्या करते थे, ये नो भी ले लेते थे। यानी कि अगर ब्रिटेन को हम रॉ मटेरियल सप्लाई करें तो उस पर टैक्स ही नहीं है, कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है, आप ब्रिटेन को दे दो रॉ मटेरियल ऐसे ही, उनको सस्ता पड़ेगा। ऐसे ही जब वो हमारे यहाँ फिनिश गुड्स बेचेंगे उस पर भी लो या नो टैक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये तो टैरिफ पॉलिसी क्या है, बहुत डिस्क्रिमिनेटिव है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो इसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड फॉरेन डिमांड खराब। एक और आया कंपटीशन, किसका, फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। अब अपनी मार्केट के मशीन मेड गुड्स उठा के इंडिया में ले आए। देखो, जब वो अपना सामान इंडिया में बेचेंगे, बोलते ना इस पे भी कोई टैक्स नहीं ले रहे थे। अब मशीन मेड गुड्स पे अगर कंपटीशन हमें फेस करने को मिले तो हमारी मार्केट ऑब्वियसली कुछ नया आएगा, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए या नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए। तो पीपल वर अट्रैक्टेड टुवर्ड दोज गुड्स और हमारी डिमांड बिल्कुल गिरती जा रही थी। एज अ रिजल्ट हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें दिखता है डिक्लाइन, और उस डिक्लाइन को क्या बोलते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, एक चीज देखना, हर सेक्टर के बारे में बताता जा रहा हूं, इस सेक्टर को हम स्टैग्नेंट बोलते हैं, प्रोडक्शन
कांस्टेंट टाइप की है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। ये तो बिल्कुल क्या हो रहा है, डाउनफॉल पे जा रहे थे, इसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या डिक्लाइन बोल रहा हूँ। अब ये जो इंडस्ट्रीज बंद हो गई, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो बंद हो गई, उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट के बाद लोग क्या करेंगे, वो वापस गांव जाएंगे, माइग्रेशन बढ़ेगा रूरल एरियाज की तरफ। जब वो रूरल एरियाज में जाएंगे तो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर विल बी मोर। तो पहली ओवर क्राउडेड सिचुएशन है यहाँ पे, और लोग जाते जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। तो अगर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछे तो आप ये भी बताना कि इन सब की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आई, इनकी वजह से माइग्रेशन टू द रूरल एरियाज, और तीसरा डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज। ठीक है। अच्छा, एक और बोल सकते हो, एक और प्रॉब्लम थी डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स, बिकॉज हम ब्रिटिश गुड्स पे क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए थे। ये सब इसी के क्या है, रीजंस हैं। इवन आप मान के चलो कि यहाँ पे लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, वो चाहते थे तो हमारी इंडिया में भी तो वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे ना, वो मशीन यहीं लगा लेते, इंडिया में प्रोडक्शन हो जाती, बट ऐसा नहीं किया बिकॉज वो चाहते थे कि हम उन पे डिपेंडेंट रहे। तो उन्होंने यहाँ पे कोई मशीन मेड गुड्स इंडस्ट्री स्टार्टअप करने के लिए रहा, स्टार्टिंग में क्या बहुत टाइम तक नहीं किया था, हुआ भी था अगर शुरू तो वो बहुत लेट था, तो उसका कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जाके अगर स्टार्टअप होना भी शुरू हुआ तो कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तुमसे एक बढ़िया पूछेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर कोई पूछे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई सेटअप हुई हो यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्री जो सबसे अच्छी आई हो, तो वो कौन सी आई थी? 1907। 1907 में क्या आया था? टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, ये हमारे पास आई थी। तो ये भी पूछ सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ये तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी हो गया, तो ऐसे हमें इसको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम चले तो वो कहाँ गया, मेरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ गया? चलो, इन सब के बाद इसी का आप फॉरेन सेक्टर का देख लो। फॉरेन सेक्टर के अंदर जो मोनोपोली है किसकी थी? ऑब्वियसली सर, फॉरेन सेक्टर में जितना भी आप ट्रेड करते हो वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो मोनोपोली किसकी है? ब्रिटिशर्स की चल रही थी। तो जो भी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी वही हमारे साथ ट्रेड कर रही थी, लेती क्या थी हमसे? तो सर वी वर एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल। तो एक्सपोर्ट में तुम्हारे पास सिर्फ क्या था? रॉ मटेरियल, नाम मेंशन कर देना जो भी है। और इंपोर्ट में हमारे पास क्या है? हमारे पास फिनिश गुड्स है जो हम ब्रिटिशर से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हम फिनिश गुड ले रहे हैं, लेकिन इनमें एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे रेडीमेड गारमेंट्स। फिनिश गुड्स में क्या लेते थे? रेडीमेड गारमेंट्स। और रॉ मटेरियल जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो कौन से थे? कॉटन हो सकता है, जूट हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, रॉ सिल्क हो सकता है, कॉफी हो सकती है, ये सब हम एक्सपोर्ट कर देते थे। तो ये मोनोपोली जो ब्रिटेन की थी वो बरकरार थी। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या कुछ अदर कंट्रीज थी जिनसे आप ट्रेड करते, तो बिल्कुल था। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो एक तो हम श्रीलंका से और एक ईरान से। पुराना नाम कहिए तो शिलोन का नाम सिलोन था, और ईरान का नाम क्या था? पर्शिया था उस टाइम पे। तो ये दो कंट्रीज है जिनके साथ हम ट्रेड कर लेते थे। अब ओवरऑल देखो, तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है वॉल्यूम और डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन तो बता दी किसके साथ ट्रेड कर रहे हो, वॉल्यूम पूछेंगे। तो उस टाइम पे हमारी एक्सपोर्ट वॉज मोर देन इम्पोर्ट। ये तो अच्छा हो गया, तो बीओपी बढ़िया हो गया हमारा। क्योंकि देखो सिंपल क्या है कि हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं और इंपोर्ट कम है, इसी वजह से हमारे पास बहुत सारा एक्सपोर्ट सरप्लस आता था। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज एक्सपोर्ट सरप्लस, तो बोलो एट द टाइम ऑफ दोस एरा हम लोग बहुत ज्यादा क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे, जिससे काफी सारा एक्सपोर्ट सरप्लस कलेक्ट हो जाता था। यानी कि हम काफी बेच रहे हैं सामान।
अब इस सरप्लस से बेनिफिट होना चाहिए हमारी इकोनॉमी को, हमारी डेवलपमेंट में पैसा खर्च होना चाहिए, बट ये पैसा कहां जा रहा है? ये पूरा एक्सपोर्ट सरप्लस स्पेंड कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, वो भी किस लिए? अपने फायदे के लिए। तो वो कहां कहां स्पेंड कर देते थे सर? मूवमेंट ऑफ आर्मी एंड वॉर एक्सपेंसेस, जो भी उनको करने हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का मतलब होता है अपने ऑफिसर्स की सैलरी, अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस, इन सारी चीजों के लिए वो पैसा खर्च करवा देते थे। तो ये सारा जो खर्चा चल रहा है दैट इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। क्या बोलते हैं इसको? ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। आप इसमें पॉइंट पे एक और भी लिख सकते हो, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम का मतलब हो गया सर्विसेज वगैरह के लिए इंपोर्ट करते थे। तो बहुत सारा पैसा क्या कर रहे हैं? हमारे बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ। अब इस पे जब क्वेश्चन आता है तो तुम कर दो गलतियां। तो इसमें क्या याद रखना है? एक सिचुएशन, जब भी आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, तो सीधा मत शुरू कर देना ये पॉइंट लिख दिया और नंबर मिल जाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया ने फॉरेन ट्रेड करते वक्त बहुत सारा एक्सपोर्ट सरप्लस जनरेट किया था। जो एक्सपोर्ट सरप्लस हमने कमाया था, हमने जनरेट किया था, उस पैसे को हमारे बजाय ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए स्पेंड किया। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं, और फिर आंसर को क्या बोलोगे? ड्रेन ऑफ इंडिया वेल्थ। तो ये ना हो कि आप सीधे उठा के बोल दो जी इंडिया की वेल्थ ड्रेन होगी। पहले आपको बताना पड़ेगा। क्या बताओगे? कि ब्रिटिशर्स ने अपना पैसा, ये जो कमाया हुआ हमारा था, वो सारा अपने फायदे के लिए यूज करा। ये लाइन लिखने के बाद ये पॉइंट्स डालना, ठीक है? इसलिए मार्क्स कटता तुम लोगों के। चलो, तो ये भी समझा दिया, ड्रेन भी बता दिया। और अगर पूछे फॉरेन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कुछ किया था, तो हाँ, 1869 में कुछ किया था। क्या किया था सर? 1869 में इन्होंने एक स्विस कैनाल स्टार्ट करी थी, जो बिल्कुल क्या थी? जरूरी थी उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनके लिए, नॉट फॉर अस। इनका बेनिफिट ज्यादा था, बिकॉज स्विस कैनाल क्या है? ये एक डायरेक्ट सी रूट है। क्या ये डायरेक्ट सी रूट है जो इंडिया को ब्रिटेन के साथ कनेक्ट कर देता है? और जो रूट इसका बनता है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बजाय किसके थ्रू हो गया? इजिप्ट के थ्रू हो गया। अभी अगर हम देखें तो पहले ना हमें नीचे से जाना पड़ता था, घूम के। तो हम जैसे इधर है, वो इधर है, तो हमें ऐसे घूम के जाना पड़ता था थ्रू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब उन्होंने सीधा यहाँ से इजिप्ट के पास से सीधा रास्ता निकाल दिया, तो उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो गई और उनका टाइम भी कम लगने लग गया। तो उनको और ज्यादा फेवरेबल एडवांटेजेस हुए कमर्शलाइजेशन के। तो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिला है, इसका बेनिफिट किसको मिला है? ब्रिटिशर्स को मिला है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से इट इज एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर। ठीक है, डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चले आगे। चलो, अब हम चलते हैं फॉरेन। तो हो गया। अब छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं हमारे, एक जैसे डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पूछेंगे। डेमोग्राफिक कंडीशंस पूछ लेंगे, या फिर इंडिकेटर्स पूछ लेंगे, या फिर हमसे पूछा जाएगा ऑक्यूपेशन के बारे में बताओ कि उस टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। यहाँ पे कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो ऐसा देखना, व्हेन वी आर डीलिंग विद डेमोग्राफी मतलब लोग और लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या आएगा? पॉपुलेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो उसमें कौन कौन आना चाहिए? इसमें हम आपकी लिटरेसी की बात कर लेते हैं, फिर हम आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर लेंगे, फिर हम आपकी बात कर लेते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की। तो ये कुछ फैक्ट्स याद कर लेंगे। प्लस डेमोग्राफी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? बर्थ रेट, डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो देखो ऐसा है, बिफोर 1921, जरा ध्यान से देखना, 1921 से पहले बर्थ रेट हाई,
डेथ रेट हाई। लेकिन 1921 के बाद आफ्टर बर्थ रेट तो क्या है हाई, बट डेथ रेट क्या हो गई लो। तो यहाँ पे अब आप देखो इससे फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये आएगा कि आपकी पॉपुलेशन बदलेगी। जब आपकी बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन फ्लक्चुएट करेगी, कभी बढ़ जाएगी कभी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, बर्थ तो ज्यादा है बट डेथ रेट कंट्रोल हो चुका है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन में एक स्टेडीली क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। तो 1921 के बाद से हम शुरू से लेके अब तक इवन टुडे वी आर इनटू दिस फेज ओनली, हमारा बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से 1921 वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। बहुत सारे बच्चों को दिल पे ना वो सेंटिमेंट से जाग जाते हैं, क्वेश्चन आता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कहते हैं 1947 इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया था। तो बेटा इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया था, ठीक है, बिछड़ हो गए थे, तुम बिछड़ गए थे, लेकिन फिर भी जब हमसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के बारे में पूछते हैं तो दैट वाज नॉट डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट वाज अ डिवाइड बिटवीन द फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या बोलोगे, फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पहले हम फर्स्ट फेज में थे, अब हम सेकंड फेज पे, विच इज बेटर फॉर द कंट्री। सेकंड फेज इज बेटर एटलीस्ट, क्योंकि यहां से ये पता लगता है कि लोअर वाले डेथ रेट में कम से कम मेडिकल फैसिलिटी हो गई होगी, कंट्री के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंप्रूव होना शुरू हो गई। अब लिटरेसी रेट हाई था लो था, कितना था सर, ये 17% के आसपास था। और अगर फीमेल की बात करोगे तो फीमेल में और ही कम है, तो इट वॉज बिलो इट, यहाँ बिलो लिख दो, बिलो था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करोगे तो सर 32 ईयर्स। अब बहुत सारे बच्चों को 44 और 32 में प्रॉब्लम है, मैं आपको फिर बताता हूँ। 32 ईयर्स का जो लॉजिक है ना, दैट वाज इन द ओल्ड, आपकी एनसीईआरटी में भी वही था। फिर पिछले कुछ एक दो जो आपके आए थे ना प्रिंट एडिशंस आए थे एनसीईआरटी में चेंज करके 44 कर दिया था। बट दोबारा एनसीईआरटी अपडेट हुई है और दोबारा तो 32 कर दिया है, तो यू हैव टू राइट 32 ओनली। ठीक है, जो फैक्ट है पता नहीं कैसे हिस्ट्री बदल, जो पुराना था वो तो सेम ही रहेगा ना, 32 में रहने देते हैं इसको। और हाँ, ये कह सकते हो कि बिलो 17 लिखा हुआ है, तो यू कैन डायरेक्टली से कि इट वाज अराउंड 16%, तो 16% बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फीमेल का पूछेंगे तो फीमेल का जो है वो 7% के आसपास, ये ओवरऑल है, ये ओवरऑल था। फीमेल का पूछेंगे अलग से तो 9 था, 7। तो ये क्या है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का क्या चक्कर है सर, ये इन्फेंट मोर्टालिटी का रेट होता है कि कितने बच्चे जो 0 से 1 ईयर ऑफ एज में थे उनकी डेथ हो गई। दैट मींस बिफोर अटेनिंग 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से पहले पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है, उनको यहाँ पे काउंट करते हैं। तो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम थी, और ये था 218। ये पर 1000 होता है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड ऐसे दिखा रहा हूँ, क्योंकि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हमेशा कैसे चेक होता है, पर 1000। क्लियर है। ऑक्यूपेशन में देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इनटू डिफरेंट सेक्टर, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो बताओ प्राइमरी में कितना, अराउंड 75%, ये 10% के आसपास, और ये जो आपका बचा वो रिमेनिंग 15% के आसपास है, वो यहाँ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो ठीक है, रीजनल वेरिएशंस थी, कुछ ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस थी। वैसे तो ये ट्रेंड ज्यादा चेंज नहीं होता था, ऑलमोस्ट सेम ही चलता रहा है, बट कुछ एरियाज में रीजनल वेरिएशन का मतलब होता है कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर बढ़ रहा था और कुछ एरियाज में कम हो रहा था। हाँ, तो आप मेंशन कर सकते हो कि कुछ एरियाज के स्टेट्स थी जिनमें एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बढ़ गई थी, और कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो गई थी, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह है, वहां पे कम हो गई थी। लेकिन बाकी एरियाज में जैसे हरियाणा पंजाब हो गए तो वहां पे बढ़ गई थी। तो ये आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और आ गया डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स और ऑक्यूपेशन का। इसके बाद हमारे पास बचता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लिख लेते हैं कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या देखा, तो बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या देखा था जी। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट में रेलवे तो बहुत अच्छा था, नहीं कुछ मना नहीं कर सकते, 1850 में स्टार्ट हुआ था, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1850 में।
और उसके बाद से हमारे पास एक रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिला, जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज थी हमारी वो खत्म हुई, लोग इधर से उधर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल शुरू हो पाया, कंट्री की इंटीग्रेशन के लिए बहुत अच्छा था। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए रेलवे के फायदे क्या क्या। पहला, लॉन्ग डिस्टेंस रूट रैपिड हुआ, रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिला आपको, और थर्ड मैंने बोला नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बड़ा जरूरी था। ठीक है, अच्छा लेकिन पूछेंगे इसके नुकसान, नुकसान बस वही है जो उनके फायदे थे। रेलवे कभी भी हमारे पर्पस के लिए बनाई गई थी या अपने पर्पस के लिए? इंटेंशन बिहाइंड रेलवे, देयर ओन पर्पस, व्हाट वाज द पर्पस? फर्स्ट, उनको आर्मी की मूवमेंट करनी है, पूरी इंडिया को कैप्चर करना है, कमर्शलाइजेशन को बूस्ट करना है ताकि आराम से सामान पोर्ट तक पहुंच सके, तो उनका अपना फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कह सकते हैं रेलवे के बाद रोड। तो ठीक है, रोड में भी उन्होंने काफी डेवलपमेंट करी है, लेकिन बहुत ज्यादा ऑल वेदर मेटल रोड्स हमारे पास नहीं थी। कुछ जगह पे रोड्स बनाई गई थी, लेकिन सिर्फ उन एरियाज में जहां पे रेलवे को मार्केट से लिंक करना है। तो रेलवे को मार्केट से लिंक करने के लिए, सामान के लाने ले जाने के लिए तो बना दी। वैसे अगर कोई पूछे कि हमारे बेनिफिट के लिए मिल जाए कि पुराने रिमोट एरियाज को बेनिफिट दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो कोई बहुत अच्छा नहीं, इंप्रूवमेंट ठीक ठाक थी। और अगर आपसे पूछेंगे सीवेज का, तो देखो सीवेज के अंदर फार फ्रॉम सैटिस्फैक्टरी, कोई ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट या कोई भी मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई थी। तो वी कांट से एनी अपडेशन हैज बीन डन एट देयर एंड, जो चल रहा था पुराना वही ओके है। तो इसमें नथिंग वाज न्यू। फिर हमसे पूछो कम्युनिकेशन में, तो यस कम्युनिकेशन में अच्छी चीज थी क्या? हमें पोस्ट मिला, हमें इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ मिला। तो ये सिस्टम्स हमें किसने सिखाए हैं? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस थे जो हमने नोटिस अप कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद पूछेंगे पूरे चैप्टर का ओवरऑल कंक्लूजन। पहला, बताओ जी ब्रिटिशर्स के जाते वक्त हमारी कंडीशंस कैसी थी? आते वक्त बताई थी ना, कैसी थी? अब जब जा रहे हैं तो कैसी है? तो कुछ फैक्ट्स बताना शुरू करेंगे। सबसे पहले याद रखो, जो फैक्ट्स निकालने होते हैं जीडीपी के या पॉवर्टी के, किसी भी चीज के, तो कोई इकोनॉमिस्ट तो चाहिए। तो पूछेंगे कौन से इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंडिया की जीडीपी को कैलकुलेट करने में हेल्प किया? अब नाम बताओ। फिल्नेशरास, विलियम डिग्बे, आरसी देसाई और VKRB राव। अब इतने सारे नाम तो आपने चार याद कर लिए, इन सब में से कौन सा था जिसके सबसे अच्छे थे? VKRB राव। तो डॉक्टर VKRB राव का कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छा था। हाउएवर नाम सारे पता होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछ लेंगे तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछेंगे और क्या करा था इन्होंने नोटिस, तो हम ये बोलेंगे जिन्होंने नोटिस किया कि जीडीपी ग्रोथ रेट 2% से ऊपर नहीं है, तो हम स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। कैसी है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी। फिर हमारी जो पर कैपिटा आउटपुट बढ़ रही है वो सिर्फ 0.5%, तो इसका मतलब हम पुअर इकोनॉमी भी हो गए, पर कैपिटा ग्रोथ ही नहीं है कुछ, तो हम स्टैग्नेंट है। पॉवर्टी में, बिकॉज हमारी देश की जो 40% पॉपुलेशन थी उससे भी ज्यादा किसमें थी, मतलब मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन वाज बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो इसको एक पॉवर्टी वाली पुअर कंट्री बोल सकते हो आप। फिर हम पूरा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, दैट टू बिना किसी मॉडर्न टेक्निक के, तो हमारे पास कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो वी वर अ बैकवर्ड इकोनॉमी। एक और पॉइंट क्या निकल के आया? बैकवर्ड इकोनॉमी, बिकॉज कोई मॉडर्न इंडस्ट्री नहीं चल रही है, पूरा कंप्लीटली मॉनसून पे डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है, क्या करोगे? ठीक है, इसके बाद हमसे पूछेंगे तो एक पॉइंट हम और बोल सकते हैं, वी वर सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, सेमी फ्यूडल क्यों बोलते हैं? फ्यूडलिज्म तब होता है जब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और एग्जीक्यूशन हो, काम कोई और कर रहा है, ओनर कोई और है, इसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। तो ये कहां पे दिखाई दिया? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था कि लैंड ओनर्स बन जाएंगे जमींदार और बाकी पीजेंट्स काम करेंगे, तो वहां फ्यूडल सिस्टम चल रहा है एग्रीकल्चर। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चल रहा है? वहां प्राइवेटाइजेशन वाला अलाउड है कि वहां पे आप चाहो तो आ सकते हो। देख लो टिस्को भी तो स्टार्ट करी थी, किसने शुरू करी थी? जमशेद जी टाटा। और कहां पे शुरू कर दी? जमशेदपुर में। तो वहां पे स्टार्ट हुई थी, तो वो एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी ना। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मतलब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों काम करे। और यहाँ पे अगर आप बात करो एग्रीकल्चर में, तो क्या है? फ्यूडलिज्म। तो जब कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म दोनों मिक्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर का आना मतलब कैपिटलिज्म, और ये आना मतलब फ्यूडलिज्म, दोनों का मिक्स कर दो क्या हो गया? सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, इसलिए बोलते हैं सेमी फ्यूडल। ठीक है, तो बस ये पूरा चैप्टर क्या हो गया? ओवर। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 1।